वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इरिगेशन फैसिलिटी इन इंडिया, मतलब भारत में सिंचाई। ठीक है, तो भारत में सिंचाई के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कल जो हम लोग देखे थे, हम उसमें कृषि का बात किए थे, एग्रीकल्चर का बात किए थे, जिसमें हम लोग रबी क्रॉप्स के बारे में समझे थे और खरीफ क्रॉप्स के बारे में समझे थे और जायद क्रॉप्स के बारे में समझे थे। जायद क्रॉप्स के बारे में हम बताए थे कि मार्च अप्रैल के समय में जो है ये बोया जाता है और मई के समय में काट लिया जाता है। कहीं कहीं पे ये फरवरी मार्च के भी समय में बोया जाता है और फिर अप्रैल मई में काट लिया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत एक आध महीना आगे पीछे चलते रहता है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट हर जगह का थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। क्लियर है। अब हम लोग उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सीजन पढ़े थे। तो हम एक लाइन से एक तरीके से बताने का कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से। हमको ऐसा लगता है कि इसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ा जाए तो हम लोग पारी पारी से समझ सकते हैं सारा चीज। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि हम एग्रीकल्चर पढ़ चुके हैं तो अब हम इरिगेशन फैसिलिटी इन इंडिया के बारे में स्टार्ट करेंगे कि सिंचाई क्या है, मगर एग्रीकल्चर के बाद ही क्यों। तो देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कल ही हम लोग ये पढ़े हैं कि भारत की जो पूरी भूमि है 100% जो लैंडमास है भारत में, उसमें 51% जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य भूमि है और उस पर खेती की जाती है 51% क्षेत्र पर। जबकि 24% क्षेत्र कैसा है, बंजर है। 21% क्षेत्र कैसा है, वन है। और 4 वन माने फॉरेस्ट, और 4% जो क्षेत्र है वो पास्चर लैंड है। पास्चर लैंड का मतलब होता है चारागाह। ठीक है, तो आप खुद बताइए, इसका मतलब है कि हम खेती करना बहुत पसंद करते हैं हम लोग। ठीक है, तो खेती करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कृषि के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो जाहिर सा बात है कि कृषि नेचर पे डिपेंडेंट होता है, प्रकृति पे निर्भर है। ये पेशा जो है ये प्रकृति पे निर्भर है। अच्छा, तो नेचर से हम क्या क्या डिमांड करते हैं खेती करने के लिए। तो जाहिर सा बात है सनलाइट चाहिए हमको, है ना, नमी, जो ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं वो चाहिए, ये सब चीज। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें रेनफॉल भी चाहिए। चाहे गेहूं ही क्यों ना उगाना हो, बट रेनफॉल तो चाहिए होता है ना। भले ही चावल को ज्यादा पानी पसंद है, बट इसको भी तो है, गेहूं में भी रेनफॉल तो होना चाहिए, बारिश तो कुछ तो पानी मिलना चाहिए। तो यही सारी बातें हैं। अब बात करते हैं अपने भारत में कुछ रेनफॉल के बारे में, थोड़ा चर्चा करते हैं। यानी कि नेचुरल वेजिटेशन, कहाँ कितना पानी होता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, वैसे तो हम इसको जो आपका नेचुरल वेजिटेशन वाला टॉपिक है इसको अलग से भी बताएंगे, मगर थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, माने 23.5 डिग्री के अंदर, माने कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच वाले एरिया में अगर आप रहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में रहते हैं, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा और भूमध्य रेखा इक्वेटर के बीच में आप रहते हैं, तो इन दोनों ही केस में आप यदि भूमध्य रेखा 0 डिग्री यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और भूमध्य रेखा 0 डिग्री यानी इक्वेटर, ठीक है, यहाँ, और 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या क्या नाम है इसका, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में अगर आप रहते हैं इस इलाका में, ठीक है, तो आप कैसे रीजन में हैं, ट्रॉपिकल रीजन में हैं, माने गर्मी वाले क्षेत्र में हैं, उष्ण क्षेत्र में हैं। रीजन को कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन को, तो रीजन जो होता है ज्योग्राफी में उसको कटिबंध कहा जाता है। तो ये जो रीजन है, क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंध हुआ क्योंकि ये हॉट क्लाइमेट देगा, क्योंकि ये इक्वेटर के नजदीक है। उसी तरीके से 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और इससे नीचे अगर हम 23.5 डिग्री चले जाते हैं तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा है कि ये वाला रीजन भी उष्ण कटिबंध होगा, गर्मी वाला रीजन होगा, ट्रॉपिकल रीजन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम इक्वेटर से नजदीक है। इसके बाद 23.5 से हम ऊपर बढ़ेंगे लगभग 30-35 डिग्री तक अगर हम लोग जाते हैं, 30 से 35 डिग्री, 37 डिग्री तक, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये किसके नजदीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये वाला लाइन नजदीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा कटिबंध होगा, उपोष्ण कटिबंध होगा। उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण मतलब क्या होता है, सब ट्रॉपिकल। उपोष्ण मतलब क्या होता है, सब ट्रॉपिकल। तो यही दो रीजन,
और इसमें भी अगर हम 35 तक चले जाएंगे तो वो वाला रीजन भी सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण कटिबंध कहा जाएगा। ये दोनों ही रीजन जो है, एक उष्ण कटिबंध है इधर वाला इतना दूर का, ये बेसिकली साउथ इंडिया का है, जहां से कर्क रेखा मैंने गमछा झार मित्र पर के नीचे गुजरात, मध्य प्रदेश और जो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ है, ये सब है जो 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, वो उसके नीचे, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा, इसके नीचे का पूरा रीजन भारत का किस में आ जाता है, उष्ण कटिबंध में, माने ट्रॉपिकल रीजन में। और इस गमछाझार मित्र पर वाला जो लाइन है, ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर का जो इंडिया है वो किस में आता है, उपोष्ण कटिबंध में, यानी सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो हम लोग को यही दो मेनली पढ़ना है, यही दो मेनली वेजिटेशन के बारे में थोड़ा सा अभी जानना है। देखते हैं हम लोग, देखिएगा तो फिर से शुरू करते हैं हम। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन में खेती बाड़ी करना चाहते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्ण कटिबंध में कितना ज्यादा बारिश होता है और कितना गर्मी है, ये सारा बात हमको मोटा मोटी पता होना चाहिए। तो देखिएगा, टेम्परेचर यहाँ का 25 डिग्री सी के लमसम होता है, ठीक है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर, जो यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सी बुक में बताता है, ठीक है, यानी लगभग गर्मी। अब हम लोग आगे समझते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पे बारिश का क्या अमाउंट कितना होता है, तो 200 सेंटीमीटर होता है, और ये 200 सेंटीमीटर प्लस भी जाता है, 200 सेंटीमीटर प्लस भी जाता है। अच्छा, तो हम इस 200 सेंटीमीटर प्लस को ये लिख सकते हैं कि 2 मीटर प्लस, या तो 2 मीटर या उससे भी थोड़ा ज्यादा, है ना, ट्रॉपिकल रीजन में इतना बारिश होता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, समझिए। तो अब ये दो बात आप लोग जान गए कि अगर किसी को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सब्जी कोई भी चीज उगाना है तो उसको ये बात पता होना चाहिए कि वहां क्या क्या उग सकता है। अब हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन, जहां पे खूब बारिश हो रहा है, 2 मीटर ऊंचा ऊंचा पानी आपको देखने को मिलेगा, तो आप खुद समझिए कि ऐसे रीजन में ये एक, देखिए समझिएगा, हम समझाते हैं, पहले ये देखिए। हम कह रहे हैं कि जहां 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा पानी होता है तो आप ये मान के चलिए कि वहां ज्यादा पानी हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा पानी जहां हो रहा है तो वहां पे अगर आप सोचेंगे कि हम ज्वार और बाजरा की खेती करें, जौ की खेती करें, ये सब जो मोटे अनाज की खेती करें, तो ये बेवकूफी होगा, क्योंकि वो लोग उतना पानी उसका नीड नहीं है ना, तो सड़ बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, आपको यहाँ के नेचर को देख के ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ चावल वगैरह का खेती ज्यादा बेहतर होगा और कसावा यानी मड़ुआ का खेती ये सब ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो हम यहाँ वही सब उगाएंगे, क्लियर है। तो अब हम लोग देखिए, ये ट्रॉपिकल रीजन आपको अगर समझ में आ गया है, तो अब हम थोड़ा सा उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रीजन वाला जो क्षेत्र है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन वाला जो क्षेत्र है, तो वहां पे पानी घट जाता है, और पानी कितना चला जाता है, तो 100 सेंटीमीटर से लेकर के, 100 भी नहीं कह के 70 कहिए, 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक पानी जाता है। कितना पानी पड़ता है उपोष्ण कटिबंध इलाका में, मोटा मोटी 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक पानी पड़ता है, ठीक है, ठीक है। इसी सब चीजों के बेसिस पे हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन को, प्राकृतिक वनस्पति को बांट दिया है। आप लोग सुनते होंगे सब एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, सदाबहार वन, उसी तरीके से डेसिडुअस फॉरेस्ट, है ना, जैसे सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, है ना, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे कर करके हम लोग कई सारा बांटे हैं। तो अब हम लोग इसी के बेसिस पे, ये जो पानी है इसी के बेसिस पे हम लोग हरित माने सदाबहार वन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, अर्ध सदाबहार वन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, अब आगे बताते हैं। इसको मिटा देते हैं। आपको ये समझाना था हमको कि ट्रॉपिकल रीजन किसको कहते हैं, ये 0 से 23.5 डिग्री वाला, और इसके से थोड़ा सा नजदीक 30-35 तक, इसको उपोष्ण कहते हैं। तो यही हमको समझाना था, ये हम समझा लिए हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे और क्या है, तो इसमें हम लोग अब समझने का कोशिश करेंगे पानी कितना कहाँ हो रहा है।
उसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि कहाँ पे सिंचाई का जरूरत है और कहाँ पे रेन वाटर ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। तो हमको देखिए, जहां पे पानी अवेलेबल है वहां हम सिंचाई क्यों करेंगे, जहां नहीं अवेलेबल है वहां ना हम इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाएंगे। तो अब हम लोग फिर से देखते हैं, देखिएगा ट्रॉपिकल रीजन में जो आपका जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो वहां पे भी इन जगहों पे भारत में भी कई तरह के वन पाए जाते हैं। तो उसी में आपका कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार वन। सदाबहार हर वक्त वो कैसा रहेगा, वो पतझड़ वहां पे आता तो है बट पता नहीं चलता, हमेशा हरा भरा रहता है वो वन। ठीक है, यहाँ पे जो बारिश होता है 200 प्लस जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बारिश होता है 200 प्लस जाता है। ज्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट आप देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन के आसपास ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, हालांकि टेम्परेट का भी अपना एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो उस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर प्लस बारिश जहां जाता है उसको हम सदाबहार वन कहते हैं। क्लियर है। दूसरा बात, अगर हम आपसे पूछे कि ये जो क्या नाम है, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट पर्णपाती वन, ये ट्रॉपिकल रीजन में भी पर्णपाती वन होता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पर्णपाती वन होता है। क्योंकि पर्णपाती वन डेसिडुअस फॉरेस्ट तो कहीं भी पाया जा सकता है ना, कोई भी रीजन में, तो यही समझते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, सदाबहार वन, जहां पे बारिश कितना होता है 200 सेंटीमीटर उससे अधिक। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट माने पर्णपाती वन, पर्णपाती माने जहां पे पतझड़ आता है। ठीक है, किसी एक टाइम पीरियड में पतझड़ आएगा। ठीक है, पर्ण माने पत्ता, पाती माने गिरना। ठीक है, चलिए डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वहां पे जो बारिश का अमाउंट है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। इस पर्णपाती को भी दो भागों में बांटा गया है। एक डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसा होता है जो ड्राई होता है, ड्राई माने शुष्क। तो जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वहां पे पानी कितना बरसता है, तो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच बरस रहा होता है। ठीक है, और एक होता है वेट माने नम पर्णपाती वन जो होते हैं, माने जहां पे पानी थोड़ा होता है वहां पे हम लोग देखते हैं कि 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो रहा है। ठीक है, वहां पे हम लोग ये 100 नहीं, यहाँ 70 होगा, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो रहा है, डेसिडुअस मानते हैं। और 70 से 100 वाले को ड्राई डेसिडुअस कहते हैं, माने शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। और जो भींगा हुआ पर्णपाती वन है जहां पे पानी का अमाउंट थोड़ा है, वो कितना से होता है, 100 से 200 तक रहता है। ठीक है, ये भींगा है, नम कह सकते हैं, नम पर्णपाती वन। ठीक है, ये तो क्लियर है। इसके बाद तीसरा जो फॉरेस्ट हम लोग भारत में देखते हैं वो थॉर्नी फॉरेस्ट देखते हैं, माने मरुस्थलीय पेड़ जिसमें कांटेदार वृक्ष। उसमें अगर आप पानी को देखेंगे थॉर्नी फॉरेस्ट में कितना कितना पानी आपको मिलेगा, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 70 और उससे नीचे जाता है। ठीक है, 70 से नीचे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो थॉर्नी में भी एक होता है वेट थॉर्नी फॉरेस्ट, वेट माने जिसमें थोड़ा पानी है, वहां पे जो बारिश होता है वो 50 से 70 सेंटीमीटर तक रहता है। ठीक है, और एक होता है ड्राई थॉर्नी फॉरेस्ट, ड्राई माने शुष्क। तो जो शुष्क थॉर्नी फॉरेस्ट होता है वहां पे कितना बारिश होता है उसको समझिएगा। तो वहां पे जो बारिश होता है वो होता है आपका 50 सेंटीमीटर से कम। वो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर से कम। क्लियर है, तो यही सब चीज है। अब आप खुद बताइए, जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है यानी जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है ना, जहां पे 200 सेंटीमीटर बारिश हुए जा रही है या उससे भी ज्यादा पानी है, वहां पे क्या सिंचाई का, बाहर से सिंचाई करने का जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, नॉर्मल सा बात है। और वही जहां पे पर्णपाती वन है और उसमें भी जो सूखा हुआ पर्णपाती वन है वहां पे सिंचाई का जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा वेट में भी हल्का फुल्का सिंचाई का जरूरत पड़ेगा। और थॉर्नी तो पूरा का पूरा बाहर के ही सोर्स यानी बाहर के वाटर पे ही डिपेंड करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपको मांगता है कि भाई नेचर लाइट वगैरह दो हमको, है ना, ह्यूमिडिटी ये सब दो, और दूसरा रेन वाटर दो।
पानी दो, हमको पानी चाहिए। अब पानी जो है या तो रेन खुद से पानी दे दे, नेचर दे दे, नहीं तो फिर इंसान अपना जुगाड़ करे किसी तरीके से पानी दे उसको। पानी देने का कई तरीका है, या तो नदी से नहर खींच करके लाओ और वो पानी अपने खेत में लाओ, है ना, तो कनाल सिस्टम ला दो, या फिर अंदर से अंडरग्राउंड वाटर ला करके पानी दो, तो बोरिंग लगा दो, नलकूप लगा दो, है ना, या कुआं खोद दो, है ना। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जहां पे इतना पानी हो रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर पानी हो रहा है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में कितना सेंटीमीटर पानी हो रहा है? 200 सेंटीमीटर प्लस जा रहा है। तो फिर यहाँ पे आपको लगता है कि जहां कहीं भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता होगा, जहां कहीं भी, सुनिएगा ध्यान से, जहां कहीं भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता होगा, सदाबहार वन पाया जाता होगा, यानी मुख्यतः ट्रॉपिकल रीजन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां कहीं भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता होगा, वहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती होगी। तो जाहिर सा बात है कि वहां पे बारिश का पानी, जो एग्रीकल्चर जो पानी डिमांड कर रहा था, क्रॉप्स जो पानी डिमांड कर रहे थे, वो पानी तो ये खुद नेचर ही दे रहा है ना। यहाँ पे नेचर खुद ही पानी जब दे रहा है, तो क्या हमको यहाँ पे अलग से खुद से मैनमेड सिंचाई का जरूरत है कि मैंने ह्यूमन का सिंचाई का, ह्यूमन अपने से बनाए यहाँ पे तालाब, नहर, ये सब बनाने का क्या जरूरत है? यहाँ पे तो भगवान जी दम भर पानी खूब अपना पीट पीट के डाले जा रहे हैं, ठीक है। मगर वही अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे डेसिडुअस फॉरेस्ट वाले इलाका में, पर्णपाती वन जहां पाए जाते हैं, उन इलाकों में हमने देखा कि पानी 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। हमने यही देखा। तो यहाँ पे भी दो भाग में बांटा जाता है कि एक पर्णपाती वन ऐसे होते हैं जो थोड़े शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, जबकि एक कैसे होते हैं, तो ये नम पर्णपाती वन होते हैं, इसमें पानी का मात्रा थोड़ा बहुत होता है। तो देखिए, जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वहां पे 70 से 100 सेंटीमीटर तक ही बारिश होता है, जबकि जो थोड़े नम पर्णपाती वन होते हैं, वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, गीला वाला, वहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। ये दूसरा बात क्लियर है। अब आप बताइए, जहां पे इतना बारिश हो रहा है और जहां पे इतना बारिश हो रहा है, दोनों में से कहां हमको सिंचाई का जरूरत पड़ेगा? तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे हमको इरिगेशन फैसिलिटी खुद से भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चावल उगाना चाहते हैं तो चावल का डिमांड क्या है कि भाई 100 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी देना हमको। चावल यही कहता है ना कि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी चाहिए हमको। रेनफॉल का डिमांड चावल करता है कि देखो मेरे ऊपर बरसोगे तो कितना बरसना, 100 सेंटीमीटर प्लस बरसना, ठीक है। और 25 डिग्री सी टेम्परेचर मांगता है चावल, 22 से 25 डिग्री सी, ठीक है। ये सब चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे कि कितना कौन पानी मांगता है, कितना कौन टेम्परेचर मांगता है, तो आपको कोई भी चीज आसानी से याद होगा और समझ में आएगा। आप अचानक से अगर आपसे कोई कहेगा कि तमिलनाडु में तुमको चावल उगाना है ना, और तमिलनाडु में चावल उगाना है, तो आप तुरंत सोचिएगा कि क्या तमिलनाडु में जून जुलाई के मौसम में, कंडीशन ये है कि तमिलनाडु में चावल उगाना है और जून जुलाई के मौसम में, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि चावल कितना पानी मांगता है। तो आप पटाख से कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर प्लस मांगता है, और कितना टेम्परेचर मांगता है, 22 डिग्री से 25 डिग्री सी मांगता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या सोचना है कि क्या जून जुलाई में तमिलनाडु में बारिश होती है? नहीं होती है। कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश दिसंबर के समय में होती है। तो भाई अगर हम सिर्फ रेन वाटर पे डिपेंड करें तो फिर तो तमिलनाडु में जून जुलाई के समय में चावल होने से रहा, मतलब जून जुलाई में बोएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? वही अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी के मदद से यूज करें, तो अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी का मदद लें तो आसानी से फिर चावल उगा लेंगे हम, क्योंकि वहां पे तो हम बोरिंग से 100 सेंटीमीटर से ऊपर पानी भर देंगे। अब ये 100 सेंटीमीटर से ऊपर जो हम बार बार बोल रहे हैं, तो आप लोग को बता दें, कभी अगर आप साड़ी खरीदने गए हों तो वहां पे जो साड़ी छोड़िए, इसको समझते हैं, कभी अगर हम लोग जैसे कुर्ता, ये कपड़ा जो लेने जाते हैं, शर्ट का कपड़ा लेने गया हो कोई इंसान, कोई पैंट का कपड़ा लेने गया हो, तो वो मीटर निकालता है, मीटर वाला, और नाप के देता है, बोलते 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, है ना। तो अगर आपसे कोई कहेगा 100 सेंटीमीटर पानी कितना है, तो उसी हिसाब से आप एक इमेजिन कर लीजिए कि लगभग उतना पानी भरना पड़ता होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के ही बराबर होता है, ठीक है। तो इससे और अच्छे से दिमाग में बना रहता है कि अच्छा लगभग उतना पानी यानी खेत में बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, तो फिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में ज्यादा पानी चाहिए चावल उगाने के लिए, माने मैनमेड इरिगेशन फैसिलिटीज का ज्यादा जरूरत पड़ेगा,
या फिर वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। जाहिर सा बात है कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में रेनफॉल कम हो रहा है, तो हमको खुद से एक्स्ट्रा पानी ला करके देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चावल कहता है कि भाई 1 मीटर से ज्यादा पानी भरो मेरे खेत में, तब हम उगेंगे। 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर से ज्यादा पानी भरो मेरे खेत में। और भगवान यहाँ पे कितना पानी दे रहे हैं शुष्क पर्णपाती वन में? 70 से 100 सेंटीमीटर ही दे रहे हैं, यानी लगभग 1 मीटर से कम भी चले जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर दे रहे हैं। 1 मीटर से ज्यादा पानी ये भगवान इस रीजन में नहीं देते हैं। तो इसके लिए हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा? खुद से ज्यादा पानी इसमें डालना पड़ेगा। क्लियर है? तो कारण क्या हुआ, ये दोनों क्लियर है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो जो सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है इरिगेशन फैसिलिटीज का, क्या वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में हो रहा है? नहीं, क्योंकि वहां पे पानी का अमाउंट खुद ज्यादा है। फिर कहाँ हो रहा है? तो वो डेसिडुअस फॉरेस्ट में हो रहा है। पर्णपाती क्षेत्र जो है, पर्णपाती वन जहां पे उगाए जा सकते हैं, उगते हैं, तो उन क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि अगर हम खुद से कृषि करना शुरू कर दें तो फिर हम इन क्षेत्रों में इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज ज्यादा कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के मन में आएगा तब तो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा थॉर्नी फॉरेस्ट में, कांटेदार जंगलों में अगर हम खेती करना शुरू कर दे उन क्षेत्र में, तो वहां सबसे ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, थॉर्नी फॉरेस्ट वाला जो रीजन है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। और जबकि चावल तो 22 से 25 डिग्री सी ही टेम्परेचर मांगता है ना। तो कहने का मतलब है कि थॉर्नी फॉरेस्ट या मरुस्थलीय क्षेत्र वाले जो रीजन है वो लोग कृषि योग्य है ही नहीं। चाहे आप इरिगेशन कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, वो लोग कृषि योग्य नहीं है। तभी तो उनका नाम मरुस्थल यानी मरा हुआ भूमि पड़ता है। ठीक है, जो फर्टाइल है उसको मरा हुआ थोड़े कह सकते हैं। अब इस बात को समझिए। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने सिंचाई का यूज किया, वो डेसिडुअस फॉरेस्ट को बड़ा फायदा किया, डेसिडुअस क्षेत्र को। वैसे क्षेत्र जहां पहले जंगल होते थे, कैसे जंगल? पर्णपाती जंगल, बट अब हम जंगलों को साफ करके खुद से खेती करना चाह रहे हैं, खुद से उगाना चाह रहे हैं क्रॉप्स को। तो उस केस में उन रीजन्स में जहां डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, वैसा वैसा जहां पे टेम्परेचर हो, वैसा वैसा जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन हो, अगर हम वहां खुद से खेती करना चाहते हैं तो हमको वहां पे सबसे ज्यादा हेल्प मिलता है सिंचाई परियोजना से। ठीक है, सिंचाई परियोजना यानी इरिगेशन फैसिलिटीज। तो अब हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज को समझना शुरू करेंगे। देखिए, एक बात और समझ लीजिए कि पहले के जमाना में कोई खेती बाड़ी तो करता नहीं था। कैसा ऐसा होता था क्या कि पहले के जमाना में लोग खेती बाड़ी बहुत ज्यादा कर रहे हैं? नहीं, सब जंगल झाड़ खुद ही से उगते रहता था। अब जैसा नेचर डिसाइड किया है, जैसे अगर थॉर्नी फॉरेस्ट में है तो खजूर खा के जिंदा रहिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, डेजर्टस एरिया में अगर आप हैं, माने जहां मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो आप क्या कीजिए, आप वहां पे खजूर खा लीजिए, बेर खा लीजिए, यही सब वहां मिलता है। ठीक है, अगर खुद से खेती ना किया जाए तो। फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट में है तो उस हिसाब का आपको माल मिल जाएगा खाने का अमाउंट में। अब इस बात को समझिए, मगर हम लोग क्या किए कि अब हम लोग केवल और केवल फॉरेस्ट पे निर्भर तो नहीं करते हैं, अब हम अपने से अपने रीजन में उगाते हैं, फसल उगाते हैं। तो जब हम लोग एग्रीकल्चर पे आए, खुद से खेती करना शुरू किए, ये तो पहले तो हम लोग तोड़ तोड़ के खा लेते थे ना, फूड गैदरर थे, फूड को कहीं से भी तोड़ ताड़ के खा लेते थे, हंट करके खा लेते थे जानवरों को मार के। बट अब तो हम एग्रीकल्चर हैं, फार्मर्स है ना, खुद से उगाते हैं अपना फेवरेट सामान। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसी केस में जब हम एग्रीकल्चर यानी कि खुद के लिए खुद से सामान उगाना शुरू किए और नेचर को छोड़ करके हम लोग अपना फैसिलिटी भी दिए, और तभी हम लोग क्या किए, इरिगेशन फैसिलिटी लेकर के आए कि अगर कभी नेचर गद्दारी कर दे, ऐसा हो जाए कि नेचर हमको रेनफॉल नहीं दे रहा है उतना जितना हमको चाहिए, तो हम लोग एक्स्ट्रा पानी खुद से ले आए। तो इसीलिए भारत में या किसी विश्व में कहीं भी सिंचाई प्रणाली का विकास हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हुई। तो अब हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज के आने से जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट वाले रीजन्स को ही हुआ है। वैसे क्षेत्र जहां पे पहले बिना कुछ मेहनत के पर्णपाती वन उगते थे, उन्हीं क्षेत्रों में इरिगेशन फैसिलिटी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि जो क्षेत्र मरुस्थल थे वहां तो वैसे भी चाहे आप पानी डालिए चाहे जो भी डालिए, वो उतना उपजाऊ है ही नहीं जो कोई फसल अच्छा देगा।
ठीक है, अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे सिंचाई व्यवस्था को। भारत में जो सिंचाई व्यवस्था है उसके लाने का कारण क्या है? कारण यही है कि भारत में भी अनप्रेडिक्टेबल मानसून होता है। मतलब मानसून कभी तो बहुत ज्यादा है, कभी तो कम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि मानसून खराब होगा या अच्छा होगा, कितना बारिश होगा, कब बारिश होगा। तो इसलिए टोटली अगर हम मानसून पे डिपेंड करेंगे तो हमारा जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, माने अन्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज किया, सिंचाई प्रणाली को लाया। ठीक है, अब इस बात को हम लोग समझते हैं कि हम सिंचाई किस किस तरीके से खेत में, अपने खेत का कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट दीजिए हमको, हम इसको इरेज कर लें, उसके बाद देखेंगे। अगर हम आपसे बताएं कि हम लोग किस किस तरीके से सिंचाई कर सकते हैं, तो मान के चलिए कि ये आपका खेत है। ठीक है, अगर आप नेचर पे ही छोड़ देते, आप क्या होते, आप आदिवासी होते और आप नेचर पे छोड़ देते कि भाई जहां जन्म लिए हैं नेचर खुद से कुछ ना कुछ तो उगाएगा ही, वही खा के रह जाएंगे। तब इस रीजन में मान के चलिए 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश वाला रीजन है ना, माने 1 मीटर से 2 मीटर तक बारिश यहाँ पे। अगर आप रेन गैज जो होता है, रेन गेज जो होता है ना, वो वर्षा मापने वाला एक यंत्र होता है, डब्बा जैसा होता है, और उसमें पानी सुबह में, रात में उसको रख दीजिए। कभी भी बारिश हो रहा है तो आप छत पे रख देंगे, उसके बाद वो मीटर भर बढ़ जाता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग कितना सेंटीमीटर पानी हुआ है। तो मान के चलिए ये आपका खेत है, इस रीजन में, किस रीजन में है, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। और आप क्या है, आदिवासी चल रहे हैं। ठीक है, आप आदिवासी चल रहे हैं, तो आप क्या किए, आप ऐसा किए कि इस 100 से 200 सेंटीमीटर वाले इलाके में कुछ भी खुद से नहीं करना है, जो नेचर उगाएगा वही खा के रहेंगे। तो आप बताइए खुद से कि यहाँ पे क्या उगेगा? जाहिर सा बात है, डेसिडुअस फॉरेस्ट उगेगा, है ना। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में आम वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो और अगर आप खुद से खेती करना चाहेंगे कि भाई डेसिडुअस फॉरेस्ट केवल आम खा के थोड़े रहेंगे, तो आप इस जगह को खाली करेंगे, साफ सुथरा करेंगे और आप एग्रीकल्चर पे आ जाएंगे। और एग्रीकल्चर के बाद आप यहाँ पे कभी तो गेहूं लगाएंगे तो कभी तो चावल लगाएंगे। अब हम लोग चावल को कंसीडर करते हैं। चावल कहता है कि भाई 100 से ज्यादा पानी दो, तो जब 100 से ज्यादा पानी मिलेगा रेन वाटर से तब तक तो ठीक है, और जब कम मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बगल वाले नदी से अपने खेत में एक नहर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? एक नहर ले जाएंगे। और उस नहर का पानी अगर हम सीधे खेत में छोड़ देंगे तो बताइए सारा का खेत का जो मिट्टी है वो कट कट के भागता चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक तालाब जैसा बना लेंगे। ठीक है, पोखरा जैसा, ठीक है, पॉन्ड, पोखरा ये सब बना लेंगे, टैंक भी कह सकते हैं उसको। सारा पानी नहर का इस टैंक में छोड़ देंगे और फिर इस टैंक से छोटा छोटा नली जैसा बना करके अपने खेत में छोड़ देंगे। इसी को हम लोग आहार और पाइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद तो पहला हम लोग क्या किए, नदी से पानी लेकर के चले गए, और ये जो पानी ले जाने का रास्ता होता है हम इसे ही क्या कहते हैं, कनाल कहते हैं, नहर कहते हैं। ठीक है, जैसे सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर लेकर के जाया गया है, जहां पे पानी का कमी है वहां पहुंचाया गया है। ठीक है, अब और भी क्या कर सकते हैं, तो एक तो ये काम किए, उसके अलावा मान चलिए बाल्टी बाल्टी भी पानी ले जा सकते थे, बट क्या उतना पॉसिबल है? इंसान मर जाएगा, खेती पीछे होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग नहर ले गए। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, हम यहीं पे मान के चलिए नदी के किनारे जो है, तो जाहिर सा बात है कि ग्राउंड वाटर लेवल यानी अंडरग्राउंड वाटर जो होगा वो अच्छा होगा। तो हम यहाँ पे कुआं खोद लें, अपने ही खेत में इतना दूर में कुआं खोद लें। तो क्या हम कुआं खोद सकते हैं? हाँ, खोद सकते हैं। और फिर इसी कुआं के पानी की मदद से अपना इरिगेशन कर ले, जितना एक्स्ट्रा पानी चाहिए फील्ड को हम दे दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो पहला नहर बना लिए, वो नहीं करने का मन है, मान के चलिए मेरा जिसका नदी नजदीक है वो ना नहर लेके चला जाएगा, जिसका नजदीक नहीं है नदी तो वो क्या करेगा, अपना कुआं खोद लेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा तरीका है जिससे वो इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई अपने खेत को करेगा, सींचेगा, खेत को पानी से सींचेगा। समझ में आया? अच्छा, कुआं के खोदने में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपका जो खेत है उसका जो वाटर लेवल है ना, वाटर लेवल वो होना चाहिए।
यानी कि उसके नीचे में अंडरग्राउंड वाटर होना चाहिए, नहीं तो खोदते रह जाएंगे, पानी नहीं रहेगा, खोदने से क्या फायदा है। ठीक है, तीसरा समझते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मान के चलिए कोई इंसान कुआं खोदना शुरू किया अपने खेत में, नदी उसके पास है नहीं, वो कुआं खोदना लगातार शुरू किया, बहुत दिन से कुआं खोदे जा रहा है, मगर वो खोदने के बावजूद भी अगर उसमें पानी ना आए, फिर वो क्या करेगा, फिर वो दिखवाएगा किसी साइंटिस्ट से, जियोलॉजिस्ट से, और वो पता करेगा कि इस पूरे खेत में वाटर लेवल किधर है। ठीक है, तो कोई बताएगा कि भाई वाटर लेवल तो है बट बहुत नीचे है, आप कुआं नहीं खोद पाएंगे, तो वो क्या करेगा, बोरिंग बनवा लेगा, नलकूप लगवा लेगा, है ना, और मोटर से पानी ऊपर खिंचवाएगा, क्योंकि पानी बहुत नीचे जा चुका है वाटर लेवल, तो वो बोरिंग बना लेगा और मोटर से पानी ऊपर खिंचवाएगा, और खिंचवा करके अपना खेत में सींचेगा, खेत को पानी से सींचेगा, और इसीलिए इसको सिंचाई प्रणाली कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो नलकूप बना लेंगे, कुआं बना लेंगे, नहर बना लेंगे और तालाब बना लेंगे, है ना। मान के चलिए बीच में एक तालाब बना लिए। अब तालाब क्यों बनाते हैं और तालाब कहाँ यूज होता है उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई किसान बहुत अमीर है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, तो वो तो बोरिंग लगवा लेगा, वो नलकूप लगवा लेगा, ठीक है, नहर बना लेगा। मगर आप सोचिए, अगर कोई ऐसा किसान है जिसके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो क्या कहेगा, वो क्या बोरिंग लगवाएगा? नहीं, वो अपने अमीर किसान भाई से बोलेगा कि प्लीज मेरा मदद कर दो, तुम्हारा बोरिंग हम चलाएंगे और अपने तालाब में, खेत के तालाब में भर लेंगे, और उस टैंक के पानी का या उस पॉन्ड के पानी का हम यूज करेंगे, किसके लिए? अपने खेत को सींचने के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी, इसलिए भी तालाब का निर्माण या तालाब का यूज होता है। ठीक है, तो यहां तक का अगर आपका क्लियर है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि टोटल कितना सिंचाई में यूज होता है। 4 चीज। नदी अगर आसपास में है तो आप नहर बना लीजिए, अगर आपका वाटर लेवल सही है आप कुआं खोद लीजिए, अगर आपका वाटर लेवल सही नहीं है, अगर आपका वाटर लेवल यानी अंडरग्राउंड वाटर कम है, तो आप और आपके पास पैसा भी है, तो आप क्या करेंगे, आप बोरिंग लगवा लीजिए यानी नलकूप लगवा लीजिए। और उसके बाद 2 कारण, पहला कि आप गरीब हैं, पहला ये कि आप एक गरीब किसान हैं, तो आपको बाकी लोगों से मदद लेकर के पानी एक तालाब में स्टोर करना पड़ेगा और वहां से सिंचाई का यूज किया, मतलब सींचना पड़ेगा अपने खेत को, तो आप उसके लिए तालाब बनवाइए। या फिर गरीबी आपका इशू नहीं है, आपका इशू ये है कि नहर से पानी एक साथ अगर आप अपने खेत में डालेंगे तो आपका खेत का जो है मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन हो जाएगा, पानी जो खेत है उसका मृदा सॉइल कट जाएगा पानी के बहाव के वजह से। तो इसीलिए आप उसको पहले क्या करेंगे, एक छोटे से टैंक में पानी को नहर से ऐसे ले जाके और छोटे से टैंक में डलवा लेंगे, और उसके बाद छोटा छोटा नली जो है उसके मदद से अपने खेत को सींचेंगे। ठीक है, ये 3-4 तरीका है। ये तो ओल्ड मेथड्स हुए, अब तो और नए नए मेथड्स आ गए हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज, जिसमें हम लोग पाइप के मदद से पूरा एक एक जड़ को सींचते हैं, इसको स्प्रिंकलिंग कहते हैं, स्प्रिंकल करते रहते हैं, उससे उस तरीके से भी सिंचाई होता है। तो अब और नए नए मेथड्स आ रहे हैं, बट चूंकि अभी भी इंडिया उतना लिटरेट नहीं है, खास करके इंडियन फार्मर्स उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लोग इन्हीं 4 विधि पे मेजरली फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपको अगर पूछे हम कि सबसे ज्यादा भारतीय किसान सिंचाई के किस विधि पे निर्भर करता है, सिंचाई के कौन से मेथड पे निर्भर करता है, तो आपको बता दें कि वो कुआं और नलकूप ही हैं। वो क्या है? कुआं और नलकूप ही हैं। इसको याद करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझिए। आप खुद बताइए कितने ऐसे किसान हैं जिनका खेत एकदम नदी के बगल में हो, जो वो नहर खेले, है ना। और मान के चलिए हम, मेरा खेत नदी के बगल में हो और हम नहर बना के ले जाना चाहते हो, तो जरूरी थोड़ी है कि मेरे खेत और नदी के बीच में जो रास्ता है वहां से हमको लोग नहर ले जाने का परमिशन दे दे, है ना। तो लोग अपने ही खेत में क्या करते हैं, खेत में उनका खेत है उसमें वो बोरिंग करे, कुआं लगाए, जो भी करे, कोई मना नहीं करेगा। इसीलिए लोग नलकूप यानी बोरिंग लगवा लेते हैं अपने ही खेत में सॉरी, और कुआं खोद लेते हैं। तो भारत में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जिस सिंचाई प्रणाली का यूज होता है, जिस इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज होता है, वो इरिगेशन फैसिलिटी नलकूप और कुआं है। ठीक है,
अब इसके बाद ये कितना प्रतिशत है, ये भी क्वेश्चन आता है, 55.9% है। हम बार बार ये कहते हैं पीसीएस फैक्ट पूछना बहुत ज्यादा पसंद करता है, चाहे वो कोई भी पीसीएस वाला एग्जाम हो, ठीक है, इस तरीके का। और खास करके बीपीएससी का ये सब फेवरेट होता है, ठीक है, क्योंकि 55 है कि 45 है ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम के प्रेशर में। तो 55.9% जो है पूरे भारत के सिंचाई में जिसका योगदान है वो है कुआं और नलकूप। नलकूप मतलब वही बोरिंग। अब उसके बाद है नहर का यानी कनाल का, ठीक है, जो कितना है 31.4% है। उसके बाद आता है तालाब का, पौंड का, जो कि है 6.1%, जो कितना है 6.1%। अब आपसे एक क्वेश्चन होगा कि सबसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा कुआं और नलकूप कौन से लोग बनाए हैं अपने अपने खेतों में, तो वो है उत्तर प्रदेश। इसका मतलब इसको नलकूप को देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि जाहिर सा बात है अगर ये लोग बनाया है यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के फार्मर्स रिच हैं, ठीक है। तो आपको सही बात बताएं अगर, तो वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स जो हैं यानी पंजाब साइड वाला, हरियाणा पंजाब से जो यूपी का क्षेत्र जो नजदीक पड़ता है, वहां वाले सच में थोड़े अमीर होते हैं, जबकि जो बिहार से सटे फार्मर्स हैं वो उनके कंपैरिजन में उतने अमीर नहीं है। इसके अलावा नहर के यूज में भी यूपी फर्स्ट पे आ जाता है, नहर के यूज में, कनाल के यूज में भी यूपी फर्स्ट पे आ जाता है, ठीक है, और पूरे भारत में सभी राज्यों में। जबकि तालाब के यूज में सबसे ज्यादा तालाब बना करके सिंचाई कौन करता है, तो वो है तमिलनाडु। सबसे ज्यादा तालाब बना करके सिंचाई कौन करता है, तमिलनाडु। क्लियर है यहां तक का? इसके बाद समझिएगा, अगर हम आपसे बोले कि पूरे भारत में कौन सा राज्य है जिसका मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इरिगेटेड लैंड किस राज्य का है, तो वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। एरिया वाइज अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो इरिगेटेड लैंड है वो यूपी का है, मगर अगर परसेंटेज में देखें तो पंजाब का है। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो पंजाब का है। चलिए यहां तक का अगर आपका क्लियर है तो मेरे हिसाब से अब एक और चीज जो है, ये वाला टॉपिक, वृहद सिंचाई परियोजना क्या होता है, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई क्षेत्र क्या होता है, ये टॉपिक बच गया है। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। मतलब कि इसमें यही है कि जमीन के बेसिस पे सरकार जो है बांट दिया है कि इसको वृहद सिंचाई फैसिलिटी दे देंगे, इसको मध्यम सिंचाई फैसिलिटी दे देंगे, इसको लघु सिंचाई फैसिलिटी दे देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है। एक टॉपिक और सिंचाई से रिलेटेड बचा हुआ है, उसके बाद आपको सिंचाई परियोजना पढ़ना होगा, और वो बेसिकली याद करने वाला चीज होता है। जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है और फरक्का क्या है, फिर अगर इधर भी तो मान के चलिए कोसी नहर परियोजना क्या है, तो ये सब कहाँ है, किस नदी पे है, इसका क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या यूज है, तो ये सब याद करने वाला टॉपिक है। मगर ये वाला जो है, ये वाला इसमें थोड़ा सा वही डेटा वगैरह है, वो हम अगले टॉपिक में अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। चलिए, थैंक यू।